क्या अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि वो F-16 को गिरा सके? मोदी ने और नेतन्याहू ने जो बयान देकर उनको शह दे दी है, वो ये समझ रहे थे कि वो उड़ते हुए आके रात को इनकी मदद को पहुंच जाएंगे। दुनिया के किसी कोने से जो है इन्होंने इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ले लें, लेकिन जो बमबारी होनी है, जो टनेज फेंकी जानी है, वो तो इन्हीं के हाइडआउट्स पर, कैंप पर और इन्हीं के चाहने वालों पर फेंकी जाएगी। लास्ट टाइम भी वो भाग गए थे, इस टाइम भी वो भाग गए हैं। हमने देखा है सफेद झंडे भी उन्होंने लहराए हैं। हमने सिर्फ वही टारगेट किए हैं जो डायरेक्ट हम पे असरअंदाज होते हैं या उनको फैसिलिटेशन के लिए हाइडआउट्स इस्तेमाल होते हैं। इनको रियलाइज करना चाहिए था कि इनकी काबिलियत नहीं है इंगेज करने की। व्हाई नॉट डू इट वंस? क्यों फौज ऐसा सोचती है कि जी लिमिटेड होना चाहिए? पब्लिक सेंटिमेंट तो है कि उड़ा के रख दो, एक दफा इन्होंने अकल दिखाने दिखा दी। अफगान इंडियंस का इंतजार कर रहे हैं रात से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जारी है और इस जंग के दौरान ही चूँकि एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और एयर फोर्स का बड़ा कलीदी रोल है। वैसे तो हमने उनकी बहुत सारी चेक पोस्टों पर कब्जा भी किया है, कोर हेडक्वार्टर्स तबाह भी किए हैं। तो सारा अपडेट लेने के लिए, उसका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मैंने एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब को दावत दी है। वो अक्सर हमें जो है वो रहनुमाई करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। जी, वालेकुम सलाम जी मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। एक तो ये बताएं कि वो स्काई न्यूज़ की वो जो एंकर है वो कह रही है कि अफगान एयर फोर्स ने भी पाकिस्तान पर हमले कर शुरू कर दिए हैं। कि ये कौन सी एयर फोर्स है अफगान एयर फोर्स जो पाकिस्तान में कहाँ स्ट्राइक कर रही है जो हमें पता नहीं लग रहा? ये मेरा ख्याल है सिर्फ स्काई न्यूज़ ही कह सकता है। बाकी तो इससे ज़्यादा क्या कमेंट करूं। और ये किसी चैनल पर बैठकर तो जितनी मर्ज़ी आप स्ट्राइक्स कर लें, लेकिन इन रियलिटी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। और ना अब उनकी कैपेबिलिटी है नहीं, और अफगान ना एयर उनका। फोर्स के पास कोई फाइटर जेट है? जी, उनके पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सारे नकारा हो चुके हैं। पुराने ज़माने की बात है। ये तो सोवियत यूनियन के बाद से सही मानों में कोई बिल्ड ही नहीं कर पाए। चंद एक हेलीकॉप्टर उनके सर्विसेबल करने की उन्होंने कोशिश की थी, और वो भी लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से वो सारे ग्राउंडेड हैं। तो उनकी कोई ऐसी कैपेबिलिटी है नहीं। उनके सिर्फ काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल है मेनली, और वो भी जब जो भी फ्लाइट्स इंटरनेशनल आती हैं, लेकिन उनकी अपनी एयरफोर्स की कोई कैपेबिलिटी नहीं है जहां से वो इस तरह का ऑफेंस लॉन्च कर सकें। और अगर किसी ने कुछ ऐसी एडवेंचर करने की दे भी दी शॉर्ट टर्म में, जो कि ड्रोन्स की मदद में ही, जो क्वाडकॉप्टर टाइप ही आप सुन रहे हैं, जो इस तरह की कैपेबिलिटी है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिविजुअल जो चेक पोस्टें हैं हमारी पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर, वो इसके काबिल हैं कि बुनियादी तौर पर उनको वो जो असला दिया गया है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है या शूटिंग है, उससे वो टेक ऑन कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। और जाहिर है उससे कोई एयर बेसिस और बहुत कोई स्ट्रेटेजिक किस्म की जगह नहीं हिट हो सकती क्वाडकॉप्टर वगैरह से। अच्छा, एक और बहुत सुना है जी कि एक F-16 जो है वो पाकिस्तान का अफगानियों ने गिरा लिया है। क्या अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि वो F-16 को गिरा सके? पहली बात तो मैं डिनाई करना चाहूंगा, कोई ऐसी नहीं है, फैब्रिकेटेड और फिर मन गढ़ंत है। और वही जैसे स्काई न्यूज कह रहे थे आप, उसी तरह का कोई और न्यूज होगा जिसने ये जहाज में। ये तो लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब हमने स्ट्राइक्स की थी, तो इंटरनेट पर कोई पुराना F-16 था कि शायद किसी और मुल्क का था, नीदरलैंड या किसी के था, वो उन्होंने वो क्रैश हुआ हुआ जमीन पर जला था, तो उसकी तस्वीरें लगा के उसको, क्योंकि टेरेन मिलती जो थी, तो उन्होंने उस वक्त भी ये मशहूर कर दिया था कि ये पाक फ़िज़ाइया का F-16 गिरा है। वैसी एब्सोल्युटली कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के एयरफोर्स तमाम जहाज सेफ हैं और लैंड भी कर गए हुए हैं। ये सिर्फ फैब्रिकेटेड है। जहां तक उनकी काबिलियत है कि कोई शूटिंग की है, उनके पास बेसिक एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं। हुँ। और जाहिर है हमारे जो जो मेरे नॉलेज में अभी तक है और मैं कंफर्म कर पाया हूँ, हमारे जहाज उनकी किसी भी रेंज के अंदर तो हम ऑपरेट ही नहीं कर रहे। उस रिजीम जो उनकी ऑल्टीट्यूड की है, उसके अंदर तो हम ऑपरेट ही नहीं कर रहे, तो फिर वो इंशाल्लाह ताला सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रीच ये आउट कर सके ऑल्टीट्यूड हमारे की लिए। रेंज से मुराद के हमारे जो त्यारे हैं वो उस हाइट से ऊपर हैं जिस हाइट पे उनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन ऑपरेशनल है। जी, ऑब्वियसली, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन जो उनके पास है ये कितनी हाइट पे कारआमद है? ये तो एक बेसिक सी होती है, हार्डली 1 किलोमीटर तक फायर करती है वर्टिकल जब करती है, लेकिन जहाज हमारे कहीं ज्यादा ऊपर भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं। रात को इंटरसेप्ट करना तो और मुश्किल, तो सारे ऑपरेशन रात को किए गए हैं। और मोस्टली इनके पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, वो डे टाइम की हैं, यानी विजुअली आपको एक्वायर करना पड़ता है। इनके पास रेडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी होती हैं, वो इनके पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रात को तो इनका कोई ना एक्सपीरियंस है वॉर फाइटिंग का, तो इनको रियलाइज करना चाहिए था कि इनकी काबिलियत नहीं है इंगेज करने की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम शायद मिस ना कर दें, वो ये है कि देखिए, जब इस तरह का हमला होता है, दुनिया में छोटी से छोटा मुल्क भी होगा,
वो पहले अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा कि हमने क्या कॉस्ट देनी है। ये क्योंकि सिर्फ एक आम जत्था है, ये एक ग्रुप है जिसके पास वेपन्स हैं और वो समझते हैं हम ताकत के जोर पे हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। ऊपर से आपने कल देखा है कि जो मोदी ने और नेतन्याहू ने जो बयान देकर उनको शह दे दी है, वो ये समझ रहे थे कि वो उड़ते हुए आके रात को इनकी मदद को पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कोई मदद नहीं है, फेस तो इन्होंने खुद ही करना है। ये शायद जिससे मर्जी ले लें, दुनिया के किसी कोने से जो इन्होंने इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ले लें, लेकिन जो बमबारी होनी है, जो टनेज फेंकी जानी है, वो तो इन्हीं के हाइड आउट्स पर, कैंप पर और इन्हीं के चाहने वालों पर फेंकी जाएगी। तो उनको रियलाइज करना चाहिए कि ये न्यू नॉर्मल नहीं हम बनने देंगे। हमारे अंदर जो भी आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, हिट बैक करेंगे। और अभी भी मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि बहुत ही वेल मेयर्ड और वेल कैलकुलेटेड एंड वेरी लिमिटेड रिस्पॉन्स किया है। हमारी जो कैपेबिलिटी है अपनी, और जितना हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डाटा है उनका, तो उसके तो मैचिंग के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्ट्राइक्स हुई हैं ये। अच्छा, नहीं, ये लिमिटेड स्ट्राइक्स पे मैं आगे सवाल करूंगा, क्योंकि कौम नहीं चाहती लिमिटेड स्ट्राइक्स। मैं जो पब्लिक पल्स मेरे पास है वो डिफरेंट है, लेकिन एक कुछ जगह मैंने ये सुना कि एक ही JF-17 गया, वो पहले कंधार गया, फिर काबुल गया और वापस आ गया। कई जगह मैंने सुना कि स्क्वाड्रन गया है और वो हमने को 24 जहाज भेजे हैं जो मुख्तलिफ जगह। आपकी प्रोफेशनल असेसमेंट क्या है कि हमने कितने भेजे होंगे? नहीं, अभी तो मैं जहाजों का नाम नंबर बताने की पोजीशन में हूं, ना उनके टैक्टिक्स के किसने क्या किया है। बेसिकली तो मैं ये बताने की पोजीशन में हूँ सिर्फ कि हम इफेक्ट क्या क्रिएट करना चाहते हैं। मुजम्मिल साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता कि जहाज कौन सा जाएगा, कितनी देर तक जाएगा, एक जाएगा या 6 जाएंगे। हमने जब भी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी होती है और मुसल्लह अफवाज मिलकर बैठती हैं, वो जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स इन्वॉल्व है, तो ये टारगेटिंग स्ट्रैटेजी होती ये है कि आप पहले टारगेट्स को आइसोलेट करते हैं कि हमने हिट आउट कौन से करने हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से, लिथैलिटी के हिसाब से, उनको पेन कॉज करने के हिसाब से। ये क्राइटेरिया मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि इस पे बेस करके आगे चलते हैं। जब ये डिसाइड हो जाता है कि ये टारगेट्स हिट करने होते हैं या करने हैं हमने, फिर ये डिसाइड किया जाता है कि मोस्ट सूटेबल वेपन कौन से हमारे, आया आर्टिलरी करेगी, आर्मी के ड्रोन करेंगे, पाक फिजाई के ड्रोन करेंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल करेंगे, या फाइटर जहाज आके करेगा। तो ये जॉइंटनेस होती है। इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम जो मिस कर जाते हैं, ये बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम मिस ना कर दें, वो इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। उनकी बहुत ज्यादा इनपुट होती है, उनका हमने डिफेंसेस देखने होते हैं, उनकी वहां पे लिथैलिटी देखनी होती है, उनका नेट रिजल्ट हमने देखना होता है कि यहाँ पे हाइडिंग कैंप है, ट्रेनिंग है, एमुनिशन डंप्स हैं, और या वैसे कोई कंपाउंड ऐसे। तो आई थिंक उसको देखने के बाद ये डिस्कस होता है कि कौन सी फोर्स, यानी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के अंदर कौन सा सेगमेंट, और पाक फिजाइया और पाक फिजाइया के अंदर कौन से एलिमेंट, यानी मैंड एयरक्राफ्ट, अनमैंड एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, लॉइटरिंग मुनिशन, किलर ड्रोन्स, कौन सा इस्तेमाल होगा, आइडियली सूटेड है, वो सारा करके फिर एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि जब 17 थंडर जाए या 16 जाए और कितनी देर के लिए जाए और एक ही मिशन में करके आएगा। हम इफेक्ट बेस किए हैं, ये कंफर्म कर सकता हूँ कि बहुत प्रिसाइज किए हैं, बड़े कैलकुलेटेड थे, लेकिन उसमें अंदर ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मैं वॉच कर रहा था इंटरनेशनल और खासतौर पर इंडियन साइड को, वो बहुत कर रहे हैं जी, ये तो फ्रेट्रिसाइड हो गया, तो ये हो गया। बिल्कुल नहीं ऐसा, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि बिल्कुल फोकस थी, वेल कैलकुलेटेड थी, और बहुत ज्यादा जिसको मैंने कहा री वेरीफाइड किस्म की उनकी लोकेशन थी जिस पर हमला किया है। रैंडमली नी जर्क रिस्पॉन्स पे हमने बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्पेसिफिक क्या टारगेट्स चूज किए हैं आपके जो अब तक सामने आए हैं? नहीं, अभी मेरी हमने टीटीपी या BLA को टारगेट किया है या अफगान तालिबान की मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है? नहीं, अभी मेरे पास टारगेट की डिटेल नहीं है कि कौन सा टारगेट पाकिस्तान आर्मी ने किया और पाक फिजाइया ने कौन सा किया है। वो टारगेटिंग डिटेल अभी मेरे पास से नहीं है, और वो शायद अभी शायद प्री मेच्योर भी होगा शेयर करना। नहीं, पर जो सामने आई है बात, वो तो ये है कि कोर हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, सेक्टर हेडक्वार्टर्स को हमने निशाना बनाया है। तो जी जी, वहां तक। ये तो अफगान तालिबान के मिलिट्री टारगेट्स को हमने निशाना बनाया है। जी, हमारा तो इस वक्त तो बीएलए का तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई उसकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में वो आती है। वो तो आती ही तालिबान जो हम पर हमला करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे, इस वक्त तो लेजिटिमेट टारगेट हमारे लिए वो है। और जाहिर है सेगमेंट वाइज डील किया जाता है, साइमल्टेनियसली हमें ना जरूरत है सबको एंगेज करने की। जो जो हमारा पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है, उनके जो लॉन्चिंग पैड है, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, जो TTA है, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं इनको लॉन्चिंग पैड देने में। और एक किस्म का रिसीविंग पैड्स भी होते हैं, यानी कि एक रिसेप्शन भी वो देते हैं। जब ये कामयाब हमले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करके चले जाते हैं इस तरह की दहशतगर्दी, तो इनको रिसीव बैक भी किया जाता है, इनको वापस प्लेसिंग इनकी की जाती है। उसमें अफगानिस्तान की हुकूमत बहुत इन्वॉल्व रही है।
हमने सिर्फ वही टारगेट किए हैं जो डायरेक्ट हम पे असरअंदाज होते हैं या उनको फैसिलिटेशन के लिए हाइड आउट्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि 9 चेक पोस्टें हमने कब्जा कर ली हैं और 15 तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान, जब हम 9 चेक पोस्टों को कब्जा करते हैं तो हमने ड्यूरल लाइन के उधर जाके वो कब्जा कर ली ना, वो हमने अफगान टेरिटरी में वो चेक पोस्टें कब्जा की हुई हैं। जी, अभी डिटेल्स मेरे पास बाय नेम तो नहीं है, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ, ये बुनियादी तौर पर आपने एक कैपेबिलिटी बतानी होती है, आपने एक रिजॉल्व बताना होता है। चेक पोस्टों का मतलब ये नहीं होता कि हमने उनको परमानेंट उधर को चौकियां बना दी हैं। लास्ट टाइम भी करके हमने इवैक्यूएट भी कर लिया था। हमने उनको मैसेज ये दिया था कि हम आपको इतनी हिट आउट करेंगे या इतनी अट्रिशन कॉज करेंगे कि आप यहाँ से चौकियां अपनी छोड़कर भागेंगे और हमारे लिए खाली छोड़ जाएंगे। और वो पहले भी हुआ था और अभी भी यही हुआ है। तो हमारे, मेरा नहीं ख्याल कि डिजाइन में कोई ऐसा है कि हमने को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करना है। ये आपने एक सिग्नलिंग करनी होती है और अपने पोस्टरिंग करनी होती है और अपनी सीरियसनेस दिखानी होती है और उनकी काबिलियत दिखानी होती है कि आप तो भाग गए यहां से छोड़ के, हमने यहाँ पे झंडे अपने लगा दिए। तो आई थिंक मोर ऑफ साइकोलॉजिकल होता है, लेस ऑफ ज्योग्राफिकल या फिजिकल ऑक्यूपेशन होती है। पर आप ये देखते हैं कि जो लास्ट टाइम भी वो भाग गए थे, इस टाइम भी वो भाग गए हैं, हमने देखा है सफेद झंडे भी उन्होंने लहराए हैं। इसका कोई प्रेशर काबुल पे होगा कि हमारे जो हैं वो चेक पोस्टें जो हैं वो कब्जा हो गई हैं, हमारे फौजी मारे गए हैं, या इसका कोई प्रेशर नहीं? नहीं, सिर्फ प्रेशर काबुल तक नहीं होगा, और भी कैपिटल्स में होगा। जहां जहां से कैपिटल्स में इनके हक में आवाजें आ रही हैं, उनको पता लग जाएगा कि ये पाकिस्तान का रिजॉल्व है, मुसल्लह अफवाज का और लोगों का ये रिजॉल्व है, ये हमारी कैपेबिलिटी है और ये हौसला है। हम्म। और शायद इसी को अंडर एस्टिमेट करके तो इस तरह के मिस एडवेंचर किए जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा दूर तक मैसेज जाएगा मेरा ख्याल है, और बियॉन्ड रीजन भी जाएगा। तो ये डेफिनेटली काबुल पर असर होगा, क्योंकि उनको रियलाइज करना चाहिए कि अगर वो करेंगे तो पनिशमेंट सबको मिलेगी, जो जो इन्वॉल्व होगा। जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर जो फैसिलिटेटर हैं, जिनको हैंडलर हैं, जो इनको वेलकम करते हैं या वहां से लॉन्च करते हैं, वो हम सबको टारगेट किया जाना चाहिए। और अभी किया भी है हमने रिसेंटली, जो कल रात को ऑपरेशन हुआ। कुछ लोग, कई जगह मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो टारगेट हो गए हैं हमारी एयर स्ट्राइक्स में। कुछ जगह मैं देख रहा हूँ कि उनके जो दामाद हैं निदा, वो टारगेट हुए हैं। आपको लगता है कोई हाई वैल्यू टारगेट हुआ है एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में? देखिए, बाय प्रोडक्ट तो हो सकता है, बाय डिजाइन हम इतना ज्यादा टारगेट इस पे नहीं करते कि कौन सा। इमीडिएट प्रायोरिटी तो यही थी जो पिछले सवाल में मैंने आपको कहा कि हमने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी थी सब पर, जो खुद ऑपरेशन में शामिल होते हैं हमारे खिलाफ या उनके हैंडलर्स या फैसिलिटेशन करने वाले। तो जिस दिन हमने लीडरशिप को टारगेट करना हुआ, इंशाल्लाह वो बहुत प्रिसीजन से होगा। मैं भी अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि कौन हुआ है, लेकिन ये सर मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं कि हैबतल हुआ है। शायद ग्राउंड कंफर्मेशन अभी अवेटेड है या इंतजार है उसका। लेकिन जिस दिन लीडरशिप को करना हुआ, वो भी इतना चैलेंजिंग नहीं होगा, हमारी कैपेबिलिटी है। लेकिन शायद बाय डिजाइन इस वक्त एस्केलेशन का हमने एक कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब वो आपकी बात ठीक है कि वो तो पॉलिसी मेकर बेहतर समझते हैं कि कहाँ पे हमने थोड़ा सा लेट गो करना है और कहाँ तक इनको ब्रीदिंग स्पेस दे के आपस में मशवरा करना है कि बस कर दें अब का। नहीं, पर आपने 2-3 दफ़ा मेरे साथ गुफ्तगू में लिमिटेड स्ट्राइक्स और प्रिसाइज़ और बिल्कुल नहीं करना। देखिए, पब्लिक व्यू तो ये है कि एक दफ़ा फिर सबक सिखा दो, बार-बार रोज़-रोज़ की हम इससे तंग आए हैं, डू इट वन्स। तो व्हाई नॉट डू इट वन्स? क्यों प्रिसाइज़, क्यों लिमिटेड, क्यों ये होता है? मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्यों फौज ऐसा सोचती है कि जी लिमिटेड होना चाहिए? पब्लिक सेंटिमेंट तो है कि उड़ा के रख दो, एक दफा इन्होंने अकल दिखाने दिखा दी। जी, पहली बात तो ये है कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी जाहिर है सारी पब्लिक नहीं बना सकती। 24-25 करोड़ हम सारे के सारे मिलिट्री स्ट्रैटेजी या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर प्लान नहीं कर सकते, एक बात है। हुकूमत के पास और मुसल्लहबाज के पास और मिलिट्री लीडर्स के पास बहुत ज्यादा कंसिडरेशंस भी होती हैं, ऑप्शंस भी होती हैं, और जाहिर है जैसे मैंने कहा प्रायोरिटाइजेशन भी उन्हीं को करना होता है, एक बात। और हम्म। गलत अगर मैंने मतलब ये दिया है कि हम शायद शाये हैं या रिलक्टेंट हैं लिमिटेड का लफ्ज यूज करके, वो मैंने उस सेंस में यूज नहीं किया था। मैंने ये यूज किया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये पिछले साल जो हमने स्ट्राइक्स की थी उसमें भी, और अभी भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ, और जो थोड़े दिन पहले भी स्ट्राइक्स हुई थी उन पे भी कंफर्म कर सकता हूँ, ये बुनियादी तौर पर होता यह है कि आपके पास तो 100 टारगेट पुटअप होता है कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास ऑप्शंस के तौर पर पुटअप होता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, होम ग्राउंड जिन्होंने सबका किया होता है, सारा कुछ पता करके आप पुटअप करते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी के इतनी जगह पोटेंशियल टारगेट हमारे लिए लेजिटिमेट है, या इतनी जो ये जो टारगेटिंग करेंगे तो इनको मैसेज चला जाएगा। मिलिट्री लीडरशिप ये नहीं करती कि अगर 100 टारगेट हमारे सामने अवेलेबल है, डाटा भी अवेलेबल है, हाइडिंग प्लेसेस भी हैं, कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन, ज्योग्राफी, सैटेलाइट, सब कुछ आपके पास डाटा आ गया,
तो 100 के 100 पे हमला कर दें। ये नहीं होता, मैं उसको लिमिटेड कह रहा हूं। उसमें से फिर पिकआउट होते हैं मोस्ट लीथल कौन से हैं, मोस्ट डेवेस्टेटिंग कौन से हैं, मोस्ट पेनफुल उनके लिए कौन से होंगे, उसको मैं लिमिटेड कह रहा था कि इसका क्यों? मतलब अगर 100। लोग तो चाहते हैं कि एक ही दफा 100 के 100 उड़ा दें ताकि सुकून हो जाए, अमन हो जाए। नहीं, 100 के 100 तो फिर 85 जहाज आए थे मई में, हमने 85 के 85 मार देने चाहिए थे, तो मारे नहीं जाते। बहुत कुछ देखना पड़ता है, इसी वजह से वो हमने पुल बैक कर लिया था। साइबर कमांड हमारी ने हमला किया था 29-30 अप्रैल को पिछले साल। जंग शुरू होने से, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से सिर्फ एक हफ्ता पहले। तो हमने उनके हॉस्पिटल, उनका ग्रिड स्टेशन, उनके बिजली घर, उनका इंटरनेट, उनकी वेबसाइट हैक कर ली, डाटा डिलीट कर दिया। तो अब ख्वाहिश तो लोगों की हो सकती है 25 करोड़ की कि हिंदुस्तान पूरे में बिजली परमानेंट बंद कर दे। लेकिन फिर वहाँ हॉस्पिटल भी होते हैं, वहाँ मरीज भी होते हैं, वहाँ उनकी ऑक्सीजन और मशीनें चल रही होती हैं बिजली पर, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक्सेस दे दी जाती है। तो लोगों को तो नहीं पता कि हॉस्पिटल्स के लिए खोली गई थी। प्रायोरिटाइजेशन तो फिर लीडरशिप ये देखकर करती है कि कहाँ ह्यूमन एलिमेंट आ गया, कहाँ हमारा रिजॉल्व पहुंच गया, और उसके बाद पुल बैक कर लेते हैं। ये करना होता है, इसलिए लीडर्स के लिए इतनी साल ट्रेनिंग की जाती है, पढ़ना पढ़ाना का पड़ता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, तब होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जाहिर है 25 करोड़ लोग उस तरह विश वाइज तो बहुत अच्छा उनका ख्याल होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी प्लानिंग और कुछ सिलेक्टेड लोगों टॉप लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक और राय भी है कि ये हमारे यहाँ हमें बुनियादी गिला अफगानिस्तान से ये है कि वहां से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा यार जब हमने बॉर्डर की दूसरी तरफ सारी चेक पोस्टें खत्म करवा कर दी हैं, तो हम दोबारा रीबिल्ड क्यों करने दें? हमें एक बफर जोन रखना चाहिए ताकि कोई आ ही ना सके, उस तरफ भी हमें हमारी नजर हो, इधर भी हो। जब हम सैंक्टिटी दे देते हैं, उधर उनकी चेक पोस्टें बना देते हैं, तो वो उनको कवर दे के इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। तो अब जब हमने उनकी चेक पोस्टें सारी तबाह कर दी हैं दूसरी तरफ, तो वी शुड होल्ड देम। देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो आप कह रहे हैं कि बफर जोन बनाना चाहिए, वो एक और प्रपोजल है, लेकिन आप ये क्लैरिटी हम सबको रखनी चाहिए कि ये जो दुश्मन होता है वो इस तरह नहीं होता कि रात को हमने स्ट्राइक की है तो आज सुबह वो प्लान करेंगे कि चलें जी हम हफ्ते की सुबह यानी कल सुबह लॉन्च करेंगे, लोग वहां से भेजेंगे। ऐसा नहीं होता। ये सेंचुरीज अपनी इन्होंने बिल्ट इन की होती है हमारे मुल्क के अंदर। उनको स्टैब्लिश ही पीस टाइम में करते हैं। उनको एस्टेब्लिश करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको फंड देते हैं, फिर स्टैंड बाय मोड में रखते हैं। अब कुलभूषण यादव क्या कर रहा था? वो जंग हो रही थी कोई हमारी, जो पाकिस्तान के अंदर फिर रहा था। तो ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि ये पीस टाइम में इस तरह के स्लीपर सेल्स और सेंचुरीज जो हैं, ये उनको स्टैब्लिश करते हैं और हमारे ही दरमियान में आके करते हैं। बदकिस्मती से जितने बड़े शहरों में जिस तरह की लाइफ है, हमें तो नेबरहुड का भी नहीं पता होता कि हमारे नेबर में कौन रह रहा है, ना हम चेक करते हैं। तो नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। ये पीस टाइम में सारी की सारी मोस्ट ऑफ द टाइम एस्टेब्लिश की जाती हैं। इन लोगों को इंस्ट्रक्शन का इंतजार करने का कहा जाता है। तो बफर जोन वैसे स्टैंड अलोन अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आज पाकिस्तान बफर जोन कर लेगा तो इसका मतलब है कल से हमारा पीसफुल है, तमाम धमाके बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से ऐसे लोग हमारे ही अंदर रह रहे हैं और वेल फंडेड होते हैं और इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये अब जो मतलब कल से चली ये जंग और अब रात चली, अभी सुबह भी चल रही है, दोपहर भी चली, हमने बंद नहीं की सीज फायर। कोई ऐसा आपको नजर आया कि इंडियंस ने ये असला अफगान्स को दिया हुआ था और ये उन्होंने यूज किया है, तो ये मेटल ऑफ सरप्राइज था कि ये भी उन्होंने इस्तेमाल किया है? नहीं, ये तो मुजम्मिल साहब, आई थिंक आप एग्री करेंगे कि इट इज टू अर्ली टू से दिस के कौन सा असला इस्तेमाल किया है, कौन सी टाइमिंग है, कौन सी बाइनोकुलर इस्तेमाल किया है, नाइट विजन गॉगल्स कौन से इस्तेमाल किए हैं। तो ये तो हम ओवर ए पीरियड टाइम देख ही रहे हैं। $7.2 बिलियन की जो मिलिट्री वेपन्स और सारा छोड़ के चला गया है। खासतौर पर बगराम एयरबेस में सो कॉल्ड उन्होंने, अब वो कहते जी अमानतन रखवाया था, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो उनको पता होना चाहिए था कि अफगानिस्तान तालिबान तो कैश हंग्री मुल्क है, वो तो कोई भी चीज बेच देंगे। तो उनके हाथ इस तरह के वेपन चढ़े, वो खुद भी इस्तेमाल करेंगे, वो बेचेंगे भी। तो आई थिंक अमेरिकन असला जो वहां पड़ा हुआ है और जो अवेलेबल है, वो कहीं ज्यादा एडवांस है जो इंडियन इनको इतनी जल्दी पहुंचा सकते थे। तो हमें उसकी ज्यादा फिक्र है एज कम्पेयर टू इंडियंस ने क्या दे देना इतनी जल्दी और क्या ये यूज कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है एक रात में बड़ा मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना कि पर उन्होंने कौन हमने सा वो असला कोई यूज। अमेरिकन असला तबाह किया होगा आपके ख्याल में? हमारा पोटेंशियल टारगेट होगा कि हम हमने नहीं, चूंकि मेरा एमनिशन एमनिशन डिपो हमने निशाना बनाए हैं, वो एमनिशन डिपो वही होंगे जहां अमेरिकन असला पड़ा होगा? नहीं नहीं, वो तो स्टैंड अलोन है, वो मोस्टली बगराम एयरबेस पर है, उस पर तो कोई हमला नहीं एग्जीक्यूट किया गया। और ये बुनियादी तौर पर अगर वहां से रिलीज करके इन्होंने कहीं और छुपाया हुआ है हमारे बॉर्डर के करीब, तो वो लेजिटिमेट टारगेट है भी। और ऑब्वियसली उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अफगान था, कौन सा सोवियत बना हुआ था, कौन सा चाइना का था और कौन सा लोकल बना हुआ था। तो मेरा ख्याल है अभी जल्दी है ये कहना।
और ये जो क्वाड कॉप्टर्स की शुरू में बात हुई थी कि उन्होंने क्वाड कॉप्टर्स यूज किए हैं और हमने अपनी लाइट एयर जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनसे क्वाड कॉप्टर्स गिराए हैं, ये कैसे क्वाड कॉप्टर्स होते हैं जो ये कितना लीथल वेपन है जो वो यूज कर रहे हैं? ये कोई इतना लीथल नहीं होता, सिर्फ मोर ऑफ अ स्केयर या एक डिटरेंस क्रिएट करता है। और हमारी जितनी चौकियां हैं पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर के इर्द गिर्द, उनकी सेल्फ सफिशिएंसी है, उनके पास ऐसे गन्स हैं जो क्वाडकॉप्टर को अटैक कर सकती हैं। बुनियादी तौर पर एक बहुत ही छोटा सा एक ड्रोन की शक्ल का होता है जो उड़ाने की शायद उनकी सलाहियत अभी अभी उनको दिए गए हैं, जो मेरा मानना ये है। और इसका कोई लिथैलिटी उस पॉइंट अभी तो नहीं है जितनी वो समझ रहे हैं कोई स्ट्रेटेजिक इफेक्ट क्रिएट कर सकें या कोई ऑपरेशनल एडवांटेज उनको गेन कर सकें। तो ये लोकल हमारी जितनी पोस्टें हैं उनको इस तरह के हैंडल करने के लिए ये ऑब्वियसली कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, इसीलिए वो एंगेज भी कर रहे हैं। ये इंडियन क्वाड कॉप्टर्स हैं, इजरायली क्वाड कॉप्टर्स हैं, ये कहाँ से ये क्वाड कॉप्टर्स उन्होंने कहाँ से हासिल की? मेरा अभी कहना मुश्किल है, ये रशिया चाइना के भी हो सकते हैं, स्मगल करके आए हों, और ये अब इंडिया भी दे सकता है। और इसराइल की तरफ से अभी तो बड़ी जल्दी है हमदर्दी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म उन्होंने पहले से दिए हो तो मेरे नॉलेज में अभी नहीं, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग कौन से मुल्क के हैं ये। अच्छा, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये तो लगा कि द बेस्ट टाइम टू फॉर एयर स्ट्राइक्स इज एट नाइट। डिपेंड करता है जी। बाज दफा एयर की अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जितनी कैपेबिलिटी है, हमारी बहुत कैपेबिलिटी, हमारे लिए डे और नाइट कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि उनको सरप्राइज एलिमेंट ज्यादा होता है, उनको भागना मुश्किल होता है, उनको एस्केप रीलोकेट करना रात को उनके लिए मुश्किल होता है। रात को एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ज्यादा होता है, मैं टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए पाक फिजाइया के लिए या पाकिस्तान आर्मी ने जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए डे एंड नाइट की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। मेरी सुबह कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे थे कि यार वो जो हमने इंडिया के खिलाफ अल-फतह मिसाइल इस्तेमाल किए थे वो हम अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? ये छोटे-छोटे हथियार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बड़े मिसाइल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? गौरी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? अल-फतह क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? मैंने कहा मैं चीसी साहब से पूछूंगा क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? वो PL-15 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम जो हमारे पास है? हम J-10C क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इनके खिलाफ? मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जिस दिन मेरे से पूछा मैं वादा करता हूँ कि मैं रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन मेरे से पूछा नहीं किसी ने अभी नहीं, पर तक। आपने भी तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी, एयरफोर्स स्ट्रेटेजी पढ़ी है, पढ़ाई है। क्यों ऐसा होगा? नहीं देखिए, इंटेंस ये तो पॉलिसी मेकर बेहतर समझते हैं ना कि कौन सा नहीं, वेपन। पहला सवाल आप जो आपने पॉलिसी पूछा, बनाते रहे हैं, मतलब यू हैव बीन थ्रू टू दिस प्रोसेस, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब पॉलिसी बनाने वाला होता है तो वो क्यों शॉर्ट वेपन से शुरू करता है, छोटे वेपन से क्यों शुरू की जाती देखिए जब जो जिसमें मैं अगर शामिल था, एयर हेडक्वार्टर में पोस्टेड था या इस तरह की किसी अपॉइंटमेंट में था, तो ये सब कुछ पॉलिसी बनती है मुजम्मिल साहब प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, रियलिटी ऑन ग्राउंड के हिसाब से। ग्राउंड चेक है? होते हैं, हम्म, प्रायोरिटाइजेशन होती है, टारगेट को आपको आइडेंटिफाई करके उसकी हम्म, कॉन्सिक्वेंसेस देखने होते हैं। मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि आपने लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉज कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीकेशन दुश्मन के लिए क्या होंगी, आया ज्यादा पेन कॉज होती है, कितनी होती है। तो आई थिंक पॉलिसी मेकर जिनके पास ये प्रीव्यू होता है, सारी की सारी इनपुट आती है, लाइव आ रही होती है, इंटेलिजेंस से भी, सैटेलाइट से भी, ड्रोन से भी, बहुत सारी और ईडब्ल्यू से भी, ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी। तो वो आई थिंक इनपुट बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी रैंडम आप और मैं बैठकर अगर मैं चैनल पर कहूँ जी आप PL-15 और JF-17 थंडर भेज दें या J-10C भेज दें या अल-फतेह क्यों नहीं आप फायर कर देते, तो आई थिंक ग्राउंड रियलिटी मुझे अगर आज इनपुट में शामिल कर लिया जाए तो मैं जरूर ये मशवरा दूंगा। लेकिन जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनके पास इनपुट आपके और मेरे और चैनल्स या ओपन सोर्स की निस्बत कहीं ज्यादा डाटा अवेलेबल होता है, प्रायोरिटाइजेशन होती है, नेशनल इंटरेस्ट होती है, रिलेशन विद अदर कंट्रीज होते हैं, बहुत सारी कंसिडरेशन होती हैं। तो स्टैंड अलोन एक विश लिस्ट नहीं होती कि बस जो बेस्ट है वो चला के आप मार दें और अल्लाह खैर सल्ला। कल को तो कोई कहेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी तो है ना हमारा, तो वो किस लिए रखा हुआ है, तो फिर अगला सवाल शायद आपका वो हो जाएगा। अच्छा, नहीं, चलें ऐसे देखते हैं। अच्छा, अब एक सूरत हाल ये भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान को किसी फ्रेंडली कंट्री के कहने पर सीज फायर की तरफ चले जाना चाहिए जैसे लास्ट टाइम हम दोहा में चले गए थे, या इस बार सीज फायर को ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमें अपने टारगेट्स अचीव करने चाहिए, अपने अपने गोल्स अचीव करने चाहिए और सीज फायर के खेल में नहीं जाना चाहिए? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि क्या डिग्री ऑफ एश्योरेंस है जो मुल्क गारंटी देना चाहता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, आप भी एग्री करेंगे मैं भी, कि रैंडम या हवाई किस्म की अनमयर्ड और इंटेंजिबल किस्म की सीज फायर का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई मुल्क बीच में पड़ता है तो वो एज ए गारंटियर पड़े। और मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा, मैं पहली दफा शायद आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, देखिए मुजम्मिल साहब, जो आपकी पावर टू हर्ट होती है, पावर टू पनिश होती है, वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है।
पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह पावर टू हर्ट एंड पावर टू डैमेज या पावर टू पनिश बहुत ज्यादा है। वो हमने लास्ट टाइम भी लेट गो की थी ऑप्शन, इसी वजह से हमने अपनी पावर टू बार्गेन पे कॉम्प्रोमाइज किया। यानी अगर आप मैसिव डिस्ट्रक्शन करते तो आपको बहुत एडवांटेज होता है। गुरीला वॉरफेयर, दहशतगर्दों के खिलाफ आप स्पेस नहीं देते, ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते उनको, टाइम आउट नहीं करते स्पोर्ट्स की तरह कि आप टाइम ले लें बीच में, दोबारा मैच थोड़ी देर बाद शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जब जंग गुरिल्लास के खिलाफ होती है तो उनका तो सर्वाइवल ही स्पेस चाहिए होती है उनको, हाइडिंग के लिए, रीलोकेशन के लिए, कैमोफ्लाज करने के लिए, टैक्टिक्स बदलने के लिए, टारगेटिंग स्ट्रेटजी वो अपने लिए बदल लेते हैं हमारे खिलाफ। तो उनको ब्रीदिंग स्पेस या इस तरह का टाइम आउट नहीं दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी दिया लास्ट टाइम, क्योंकि कतर और तुर्की पड़े तो उन्होंने ब्रदरली रिक्वेस्ट की, जनाब आप मेजरेबल रिजल्ट नहीं हुआ ना रिजल्ट। तो अब जब भी हम स्पेस दें, वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक कमिटमेंट और काइंड ऑफ गारंटी के साथ जरूर हो, तो तब तो फायदा होगा। वरना लेट गो सिर्फ टाइम बाय या सिर्फ प्रेशर को ऑफ करने के लिए, रिलीज करने के लिए अगर टाइम आउट दिया जाए तो वो हमारे हक में नहीं होगा एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी में, ये कहना चाहूंगा। अच्छा, 1971 में आपको पता है हम भी सातवें बैरी बेड़े का इंतजार करते रहे कि अमेरिका का सातवें बैरा बेड़ा, फिर वो पहुंच नहीं सका। मैं उसमें तो नहीं जाना चाहता। अफगान इंडियंस का इंतजार कर रहे हैं रात से कि वो भी इसमें हमारे साथ टू फ्रंट वॉर खोलेंगे और ये ईस्ट वाला विंग वो खोल लें तो उधर से हम पे को नरमी हो जाएगी। आपको लगता है कि टू फ्रंट वॉर की पाकिस्तान बात की जाती है, उसके क्या ऑप्शंस नजर आ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि 7-8 महीनों में इंडिया अपनी गर्दन आगे करेगा अफगानियों को बचाने के लिए। मेरा नहीं ख्याल। तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी उनकी, और मिसअलाइनमेंट होगी और पुअर स्ट्रैटेजी होगी कि अगर वो इतनी बड़ी प्राइस देना चाहें कि उनको बचाने के लिए अपनी गर्दन आगे ले आए। तो उनको वैसे भी 7-8 महीनों में उन्होंने कोई ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की इंडिया ने जिससे हमें कोई प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करें या हमें कोई खुदा ना खासा पनिशमेंट करने की पोजीशन में हो। तो मेरा नहीं ख्याल, ये बिल्कुल जाहिलियत होगी अगर वो इस तरह का करते भी हैं। मेरा ख्याल है शायद सोचा भी ना हो इंडियंस ने, और सोचना भी नहीं उनको चाहिए, क्योंकि जिस तरह की प्रोहिबिटिव कॉस्ट हमने मई के महीने में इम्पोज की थी, वो तो अपने लिए ही अगर लड़ पाए, अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ले, तो वही बहुत अच्छा होगा उनके अच्छा, तो आपका ख्याल है कि लिए। इंडियंस नहीं आएंगे तो फिर अफगान किस पर बैंक कर रहे अब फंडिंग पर बुनियादी तौर पर नबील साहब, हैं? कैश कैश एंड कैरी, वो पैसे पे चलते रहे हैं बुनियादी तौर पर, आपके सामने है। उनको फंडिंग का है, उनको बड़ा सहारा है कि हमारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। पिछली दफा भी इंडियन ने 2011 में, जब 2001 में जब ये आए थे, तो ऑलमोस्ट इन्होंने $3 बिलियन, तो उस वक्त भी ऑफिशियल जब ये करजई वगैरह की हुकूमत थी, तो उस वक्त $3 बिलियन की डेवलपमेंट की थी इंडिया में। वो उनको इंसेंटिव देते रहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे। और इस दफा तो प्राइस तालिबान ने काफी ज्यादा मांगी होगी आई एम श्योर इनसे, कि जी अब तो हम आपका बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और मुश्किल है, और आपको खुद मार पड़ गई पाकिस्तान से, तो आपने अगर हमारे से काम कराना है, पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, मिलिट्री हार्डवेयर को स्ट्रेच करने में वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ, तो हमारे तो इतना चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा था ना कि 3 गुना कीमतें बढ़ गई हैं इस तरह के ऑपरेशन की। तो आई थिंक इंडिया खुद अभी कभी नहीं इन हालात में इनकी फेवर में बिल्कुल चांस नहीं लेगा, और वो इन्हीं के थ्रू करवाएगा उनको फंड करके, क्योंकि इतनी रिसेंट एम्बेरसमेंट को वो ओवरकम अभी तक नहीं कर पाए, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। रजीम चेंज पाकिस्तान का टारगेट होना चाहिए या रजीम चेंज हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए? देखिए, हर वो मूवमेंट बाय डिजाइन तो शायद रिजीम चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देना चाहिए कि वो लोग तंग आए, लोग खुद खड़े हो जाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड खुद हो जाए कि हम खड़े होंगे। हमारा मुल्क पता नहीं कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी है नहीं, फूड है नहीं, शॉर्टेज है, मेडिसिन की है, और सप्लाई रुकी हुई है फूड और राशन की। तो आई थिंक हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट की हद तक तो मैं फेवर करूंगा कि हमें ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन फिजिकल तो हम ना, पॉलिसी है हमारी, लेकिन इतनी ज्यादा जब हार्डशिप हो जाती है तो लोग खुद खड़े हो जाते हैं। और वहां पे तो वैसे ही आपने देखा कि वेपनाइजेशन बड़ी कॉमन चीज है। वहां पे कोई वेपन ढूंढना नहीं पड़ता कि मुल्क के खिलाफ, किसी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए। तो आई होप एंड प्रे कि ये ऑटोमेटिकली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि उनके लोग खुद अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हों। ये जो हमने कोर हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, सेक्टर हेडक्वार्टर्स तबाह किए हैं, इससे उनको मिलिटरली अपने मुल्क के अंदर भी होल्ड करने में मुश्किल होगी या ये फॉरेन पर्पस ही थे? नहीं, देखिए, फिर मैं कहूंगा कि हमने तो ये तो उसका पूरी आर्मी को तो हमने इनहाइट नहीं ना किया। हमने ना उनकी जो भी उनके जत्थे हैं उनको तबाह किया है, ना डीप पेनिट्रेट हमने उस तरह किया है जितना हमारी काबिलियत है। तो ये तो एक सिंबॉलिक हमने मैसेज दिया है कि हमारी ये काबिलियत है। जाहिर है टेम्पररी उनको बहुत सेटबैक लगेगा कि अगर उनकी चौकियां तबाह हुई हैं, उनके हेडक्वार्टर तबाह हुए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर गिरा दिया हमने सारे का सारा, तो टेम्पररी तो उनको बहुत लगेगा।
और ये मकसद ही देना यही था। और मेरा ख्याल यही है कि थोड़ी सी जो हमने एस्केलेशन रोकी है उसका मकसद ही यही होता है कि उनको डैमेज असेसमेंट करने पे मजबूर किया जाए कि ये पनिशमेंट का लेवल होगा अगर ऑनस्लॉट आप हमसे चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें। तो ये इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से। और जाहिर है ऑल आउट जाने की ना हमारी जरूरत है और ना उनकी सकत है कि वो सह सके हमारी ऑल आउट स्लॉट को इंशाल्लाह। नहीं, पर वो कहते हैं कि ऑल आउट नहीं करेंगे तो उन्हें अकल भी नहीं आएगी, इतना वो सस्टेन करते रहेंगे, वो कहेंगे इंडिया से पैसे लेंगे, एंगेज रखेंगे हमें, हमारी भी तो एंगेजमेंट बढ़ती रहती है ना, रोजाना की एंगेजमेंट रहेगी फिर। नहीं, ऑल आउट और लिमिटेड के दरमियान मेरा ख्याल है, फिर मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि ऑल आउट और लिमिटेड के दरमियान सिर्फ वही बेहतर फैसला कर सकते हैं जिनके पास इनपुट आ रही है। आप और मेरे पास तो ये अभी बॉम्ब डैमेज असेसमेंट भी नहीं आया होगा, उनके पास आया होगा। जाहिर है कि हमने जो हिटिंग की है, चाहे कोई भी गोले बमबारी की है, उसकी ग्राउंड असेसमेंट क्या है, उसकी रोशनी में वे फॉरवर्ड दिखाला जाता है कि अब इतना हमने डैमेज कॉज कर दिया है, कंटिन्यू करना है, सस्टेन करना है, बढ़ाना है, या अब मैसेज ब्रीदिंग देनी है। जो दोस्त ममालिक हमें जाहिर एंगेज करना चाहते हैं कि जनाब आप आ जाएं टेबल पे, तो वो मेजरेबल कितना है। आई थिंक ये इकट्ठा चलता है सारा। तो ऑल कहते आउट हैं का वो मतलब ये नहीं एक होता कि राय पूरा ये है कि टेबल पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप 3 दिन बाद दोबारा स्ट्राइक कर दें, 1 दिन बाद दोबारा कर दें, रोजाना ना करें, 6 दिन बाद कर दें, लेकिन करते रहें और जिसको कॉन्टिन्यूस रखें, और कोई टेबल पर बैठ के बकायदा सीज फायर ना किया जाए। पब्लिक सेंटिमेंट्स तो हम कई दफा बात कर ली ना पिछले सवालों में भी थी कि पब्लिक सेंटिमेंट्स पे जंग नहीं लड़ी जाती। लड़ी जाती है अकल से, मिलिट्री स्ट्रैटेजी से, आपकी वेपनाइजेशन से, आपके फोर्स गोल से, आपने एंड गेन क्या करना है, कॉम्प्रोमाइजेस कहाँ करने हैं, उन्होंने कहाँ तक उनको लेके आना है, घुटने टेकने पर मजबूर करना है। तो आई थिंक इट्स फुल फ्लैश स्ट्रैटेजी है। पब्लिक के कहने पर या सोचने पर मेरा ख्याल है कि उनके सेंटिमेंट्स की बड़ी रिस्पेक्ट है। जाहिर है आर्म फोर्सेज जो होती हैं वो लोगों की सेंटिमेंट्स का ही एक मिलिट्री इजहार करती हैं बुनियादी तौर पर। लेकिन क्योंकि इनपुट सारे 25 करोड़ लोगों को नहीं पता होती कि वहां क्या हो रहा है, इसलिए फैसला भी वो नहीं करने की पोजीशन में होते। इसीलिए आप और मैं फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास लाइव इनपुट नहीं आ रही, डैमेज असेसमेंट नहीं आती, वे फॉरवर्ड नहीं आ रहा, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आ रही। जिनके पास आ रही हैं आई थिंक वो बेहतर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। ईरान ने कहा है कि हम मैं इंटरवीन करना चाहता हूँ। यू थिंक ईरान इज एन ऑप्शन? नहीं, वो सिर्फ ईरान नहीं, मैंने तो पिछले सवाल के जवाब में कह दिया, जो भी आना चाहता है वो मेजरेबल और टेंजिबल बात अगर करे तो फिर एंगेज करना चाहिए। सिर्फ ओपन एंडेड मुज़ाकरा तो पिछली दफा करके देख लिए थे हमने। अच्छा, आपको उसमें कुछ नहीं लगता। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान जब ट्रेड बंद करता है तो उनका अल्टरनेट रूट तो ईरान बनता है ना? और अगर पाकिस्तान और ईरान जॉइन कर दें तो फिर उनके लिए ज्यादा मुश्किलात अफगान के लिए पैदा हो जाएंगी। जी, वो ट्रेड तो पहले ही बंद है मेरा ख्याल है। वो उसी की तो उनको तकलीफ बहुत ज्यादा उनके लोगों को भी पहुंच रही है। और वो कंटिन्यू रहेगी तो जाहिर है वो लोग, जिसको मैंने कहा था ना, ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना कि अफगानिस्तान के लोग उठ खड़े हों कि उनकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से उन पर जो हार्डशिप आई हुई है, तो उन्होंने अपने मुल्क के बारे में फैसला करना है और वो खुद करें। अब तक की जो स्ट्राइक्स हुई हैं, आप उनको सक्सेसफुल स्ट्राइक्स समझते हैं, और आप एज एन डिफेंस एनालिस्ट उनसे मुतमिन हैं कि ठीक किया है पाकिस्तान? नहीं, ठीक और गलत तो अपनी जगह है, लेकिन डैमेज की असेसमेंट क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो वो मैं कमेंट नहीं करूंगा कितने परसेंट सक्सेस थी। वो जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा, हमें डेटा तो शेयर नहीं हो रहा कि हम्म। कामयाबी का कितना परसेंट थी, लेकिन आई एम श्योर लॉजिकली सिर्फ यही बनता था ऑप्शन के हिट आउट करना और पनिश करना और एक कॉस्ट इम्पोज करना उन पर, जिसके अंदर वो बाज आ जाए और उनको पता हो कि कॉन्सिक्वेंसेज हमारे साथ एंगेज करने के ये होंगे और आपको ये पनिशमेंट होगी। सक्सेस रेट तो जाहिर है, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि बॉम्ब डैमेज असेसमेंट होता है, फीडबैक होती है, सैटेलाइट और ड्रोन्स की पिक्चर्स आती हैं, फिर आप वेरीफाई करते हैं कि हमने कितने परसेंट इनको हिट किया है, हमें रिविजिट करने की जरूरत है कि नहीं है। वो आई थिंक पॉलिसी मेकर्स बेहतर, उनके पास विजिबिलिटी होती है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। ये थैंक यू जंग के सो दिनों मच। में हम थैंक आपको यू तंग करते रहेंगे। जी, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच। Thanks.